16वां अध्याय है उसको समाप्त करेंगे। यहाँ आज जो चर्चा हम करेंगे वो रसगुण वीर विपाक के ऊपर चर्चा होगी और इसका एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपनी ये क्लास फिनिश होने के बाद, जिसमें डिटेल में मैंने इस चीज को बताया है। तो हमने लास्ट टर्म पे जहां पर छोड़ा था उसके आगे का श्लोक 15 श्लोक आता है। तत्राद्या मारुतम धनंती त्रस्तिक्तादया कफम कषाय तिक्त मथुरा पित्त मन्येतु कुर्वते। यहाँ पर उन्होंने रस जो होते हैं हमारे, कितने प्रकार के रस होते हैं? 6 प्रकार के रस होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इस प्रकार से 6 टाइप ऑफ रसाज होते हैं। इन रसों का अपना अपना कॉम्बिनेशन यदि हो जाए तो ये रस अपने अपने प्रभाव से, अपने अपने प्रकार से अलग अलग दोषों पर अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, इन तीनों का त्रिक बना दिया जाए तो ये वात दोष का शमन करता है, कफ दोष को बढ़ाने का कार्य करता है। कटु, तिक्त, कषाय, इनका त्रिक बना लिया जाए तो ये वात दोष का वर्धन करेगा और कफ दोष को समन करेगा। फिर मधुर, तिक्त, कषाय का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो ये पित्त का शमन करता है और कफ को भी कुछ मात्रा में कम करने का कार्य करता है, वात का भी शमन करने का कार्य करता है। बट वात को कम मात्रा में शमन करेगा, लेकिन तिक्त कषाय रस उसमें ज्यादा होने की वजह से वो वात का वर्धन ही करेगा। तो इस प्रकार से रसों के जो ट्रिक हमने बनाया, रसों को आपस में कॉम्बिनेशन किया, उस हिसाब से हमने रिजल्ट लिए। ठीक इसी प्रकार रस, गुण, वीर और विपाक, इन चारों चीजों को जब हम लेते हैं, रस, गुण, वीर, विपाक, इन चारों चीजों को हम लेते हैं, इन चारों गुणों को हम जब लेते हैं, किसी द्रव्य के अंदर इन चारों गुणों की गणना करते हैं तो हमें मन चाहे परिणाम मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे और एक आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देंगे जो पहले हमने अपने कोर्सेज में करवाया है। तो वो वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे इसको समझा जा सकता है। अब हमारे द्रव्य होते हैं, द्रव्य हमारे कितने प्रकार के बताए हैं? समनम, कोपनम, स्वस्थितम, द्रव्य मिति, त्रिधा। 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। नंबर 1 समन, नंबर 2 कोपन, नंबर 3 स्वस्थितम। शमन मतलब दोषों को नीचे लाना, बढ़े हुए दोषों को नीचे लाना। नीचे लाना मतलब उनको ला करके बैलेंस कर देना, उन दोषों को ला करके बैलेंस कर देना, दैट इज कॉल्ड समन। फिर दूसरा होता है कोपन। ऐसे द्रव्य भी होते हैं जो दोषों को कुपित कर देते हैं। ऐसे द्रव्य भी होते हैं जो दोषों को कुपित भी कर देते हैं, तो उनसे बचना है, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। कहीं हमने किसी की चिकित्सा करते वक्त उन द्रव्यों का सेवन करने के लिए किसी से बोल दिया तो उसको नुकसान हो जाएगा। फिर आता है स्वस्थितम। स्वस्थितम का अर्थ होता है आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर, आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर द्रव्यों का आपको सेवन करने को बोलना है। चाहे वो औषधि हो सकती है, चाहे वो आहार हो सकता है, चाहे वो विहार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाहे इवन आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो, आपकी डाइटरी स्टाइल में चेंजेस हो, डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस हो, मेंटल पैटर्न में चेंजेस हो, बट वो अगर यदि आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्वस्थ हितम। जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है उसको स्वस्थ हितम बोला जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे जिसको हम बोलते हैं वीर। वीर स्पेशली 2 प्रकार के माने गए हैं, उष्ण और शीत। उष्ण वीर और शीत वीर, यानी हॉट प्रॉपर्टी और कोल्ड प्रॉपर्टी। रस तो हमने समझ लिया रस क्या होता है। रस तो द्रव्य के अंदर विद्यमान है, हमने खाया, उसको खाते ही
सबसे पहले हमें जिस टेस्ट का एहसास हुआ दैट इज कॉल्ड रस, और उस द्रव्य को चबाते 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 थोड़ी देर बाद फिर एहसास हुआ हमें दूसरे अन्य रस का, उसे बोलते दैट इज कॉल्ड अनुरस। तो रस और अनुरस का डिफरेंस ये है, जैसे आप गेहूं की रोटी चबाइएगा, कुछ देर पहले चबाएंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, यदि आप उसको बहुत ज्यादा देर तक चबाते रहें तो वो मीठा टेस्ट आपको आने लगता है, ऐसा लगता है जैसे ग्लूकोज मुंह में किसी ने डाल दिया है। आज खाना खाए तो रोटी को देर तक चबा के देखना, आपको अनुरस का जो है एहसास हो जाएगा कि अनुरस का पता कैसे चलता है। अब वीर्य पे आए हम, तो वीर्य को देखें, वीर्य होता क्या है। पहले तो वीर्य को समझना आवश्यक है, वीर्य होता क्या है। वीर्य को सिंपल शब्दों में अगर हम देखें, आचार्य ने बताया तो उष्ण एंड शीत। क्या बताया, एक उष्ण बोला, दूसरा शीत बोला। अब उष्ण और शीत को अगर हम देखें तो ये है क्या एक्चुअली में, हम वीर्य को छोड़ दीजिए, केवल इन्हीं नामों को हम देखते हैं, उष्ण और शीत को देखते हैं, ये है क्या। उष्ण माने गर्म, शीत माने ठंडा। गर्म मतलब एनर्जी भयंकर भरी हुई है उसके अंदर, हीट बहुत भरी हुई है। और शीत मतलब एनर्जी निकल चुकी है, कम मात्रा में एनर्जी है, जिस वजह से वो ठंडा हो गया है, यानी हीट खत्म हो चुकी है इसलिए वो ठंडा हो गया है। सिंपल टू सिंपल वर्ड्स में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, इसलिए मैं इतना डिटेल में खींच के ले जा रहा हूं। तो कुल मिलाकर के हम ये समझते हैं, आपने गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर आपने एक तवा रखा, तवा गर्म क्यों हुआ, क्योंकि नीचे से ऊष्मा ऊर्जा जो आई वो जाकर के तवे में ट्रांसफर हुई, तवे ने उसकी एनर्जी को लिया, वो गर्म हो गया। अब उसके ऊपर आप कुछ भी खाना रखेंगे, आप रोटी रखें, आप आटे को रखें, तो वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा, पक जाएगा। तो इसी प्रकार उष्णवीर्य के हमारी बॉडी में कार्य होते हैं, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अग्नि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पित्त के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जस्ट इसके अपोजिट आपने बहुत देर तक तवे को रख दिया, तो उसमें से जो ऊष्मा ऊर्जा थी वो वातावरण में विकिरणित हो गई, तो वो शीत हो गया, दैट इज कॉल्ड शीतवीर। ये हमारी एक्टिव पोटेंसी है, ये बॉडी की एनर्जी टाइप्स हैं। जब हम भोजन करते हैं, रस धातु में वो परिणित होता है, रस से रक्त, मांस में दस्ती मज्जा शुक्र होता है। उस दौरान कटु तिक्त कषाय रसों के कॉम्बिनेशन से आपको उष्ण वीर्य प्राप्त होता है, मधुर अम्ल लवण के से आपको शीत वीर्य प्राप्त होता है। ऐसा हम पढ़ते आए हैं और हमने अनुभव किया है। इनके अलावा भी हमारी बॉडी में अन्य प्रकार के वीर होते थे, जिसको बताया गया है, होते थे क्या होते हैं, जिनके नामकरण किए गए थे, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। गुरु, उष्ण, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, मंद, शीत, तीक्ष्ण, मृदु। ये जो गुण इस प्रकार से बताए हैं कि लगभग 10 प्रकार के थे, लेकिन जब हमारे आचार्यों ने देखा कि इसमें से मोस्टली प्रभावी सिर्फ दो ही हैं, उष्ण और शीत, बाकी सभी के गुण जो लघु हुआ, स्निग्ध हुआ, तीक्ष्ण हुआ, मृदु हुआ, इन सभी के गुण, ये जो गुण हैं, ये इन दोनों के अंदर ही समाहित हो जाते हैं, इन दोनों के ही कर्मों में हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान क्यों करें, तो उसको शॉर्ट करके रखा गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं विपाक की ओर। विपाक क्या होता है, विपाक होती हैं स्टेजेस ऑफ डाइजेशन,
पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड विपाका। ये 3 प्रकार का होता है, मधुर विपाक, कटु विपाक एंड अम्ल विपाक। मधुर विपाक, कटु विपाक एंड अम्ल विपाक, ये 3 प्रकार का होता है। अब मधुर विपाक किसका होगा? मधुर विपाक मधुर अम्ल लवण का मधुर विपाक होगा, कटु तिक्त कषाय का कटु होगा, और अम्ल का अपने आप में अम्ल विपाक होगा। आपने कोई भी भोजन खाया, भोजन खाने के बाद क्या है, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में रस धातु का निर्माण हुआ, फिर वो आगे जाता है। आगे जाने के बाद वो भोजन और माइक्रो अवस्था में टूटता है। जैसे प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में टूटने के बाद हमने पढ़ा ना कि अमीनो एसिड्स में वो टूटा, तो एसिड्स में टूटने के बाद वो अम्ल बन गया, तो उसका विपाक अम्लीय हो गया। उसके बाद फिर वो आगे जाता है। आगे जब जाता है, आगे इसकी स्टेज में बढ़ता है, तो वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है और वो और बारीक अवस्थाओं में टूट जाता है। अम्ल से भी जाकर के वो अमीनो एसिड्स की अवस्था से भी जाकर के वो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से वो और ब्रेक डाउन होता है। दैट इज कॉल्ड कटु विपाक। कटु विपाक, इस प्रकार से हम उसको समझेंगे। ये पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट होते हैं, बॉडी के प्रत्येक स्तर पर जाकर के ये अपना कार्य कर रहे होते हैं। और मैं इसको ये कहूंगा, आप इसको ये मान के चलिएगा कि बॉडी के प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाओं के स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं, ना कि हमारी केवल इंटेस्टाइन के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इंटेस्टाइन के स्तर पर ये काम चल रहा है। देखिए, आंतों में हमारे जाठराग्नि होती है, लिवर में हमारे भूताग्नि को बोला गया है, कोशिकाओं में हमारे धात्वाग्नि में जिसको मानता हूं, या कोई भी इसका नामकरण कर लीजिए, मैं तो धात्वाग्नि ही मानूंगा, उसका समावेश होता है। क्योंकि प्रत्येक सेल्स मिलकर के धातु का निर्माण करती हैं। धातु यानी कि टिश्यूज का निर्माण होता है। अब आपने ये जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय जो रस पड़े, इनका पाचन, इसके बाद विपाक का निर्माण, विपाक से वीर इत्यादियों के प्रभाव को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है, बिना अग्नि व्यापार के पॉसिबल है क्या? नहीं है। कितनी भी अच्छी औषधि मैं आपको यदि दे देता हूं, लेकिन आपकी अग्नि खराब है, आपकी अग्नि खराब है, डाइजेशन बहुत बेकार है, तो बताइए क्या वो औषधि कार्य करेगी? जब उस जब उस अग्नि में, आपके डाइजेस्टिव फायर में वो पावर ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि वो उस औषधि को, क्या भोजन को भी पचा सके, तो जब उस औषधि का डाइजेशन नहीं होगा, तो ना वो रस से कार्य कर पाएगी, ना वो वीर्य से कार्य कर पाएगी, ना वो विपाक से बॉडी में कार्य कर पाएगी, और आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, मैं एक नॉर्मल सी चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, आपको सबसे पहले उस पेशेंट की अग्नि परीक्षा और मल परीक्षा करनी है। मल परीक्षा मतलब कुछ ऐसा नहीं, कुछ केवल उनसे केवल जानकारी कलेक्ट करनी है कि आप कैसे स्टूल जाते हैं, मल प्रवृत्ति कितनी है, कितनी बार जाते हैं, कैसा कलर है, ये सारी चीजें, साथ में टाइमिंग क्या है मल प्रवृत्ति की। और उसके बाद आप अग्नि को डिटेल में स्टडी करेंगे, पेशेंट की अग्नि पर डिटेल में कार्य करना है, पेशेंट की अग्नि को पता करना है, उसका अग्नि करेक्शन के लिए उसको औषधि देना है। साथ में उनसे ये बोलना है कि ये दवा खाने के, यानी अग्नि के लिए आपने कोई दवा दी, मान लो वैश्वानर चूर्ण दिया,
अष्टांग लवण चूर्ण दिया आपने, आपने चित्रकादि बटी दी, ऐसी कोई सी भी औषधि आपने अगर उसके भूमि अम्ल की दिया या आंवला दिया, आपने कोई सी भी ऐसी औषधि दी जिससे उसका अग्नि व्यापार बढ़ जाए, यानी उसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छे लेवल पर बनने लगे, तब क्या है आप उस पेशेंट को मेडिसिन कैसे खिलाएंगे। मान लीजिए जॉइंट पेन हो रहा है, उसको सीवियर जॉइंट पेन या सीवियर हेडेक है, तो आप कैसे खिलाएंगे। आप उस पेशेंट से कहेंगे कि ये वाली दवा यानी अग्नि को बढ़ाने वाली दवा आप अभी खाना, उसके तकरीबन आधा पौना घंटे बाद, मैं तो बोलता हूँ 1 घंटे बाद आप इस दवा को खाएंगे। किसको, जॉइंट पेन वाला पेशेंट हो या फिर हेडेक का पेशेंट हो उसको। क्या होता है उससे, वो जो दूसरी दवा है, जो डिजीज की दवा है अग्नि के अलावा, उनका, उन औषधियों का कार्य हमें दिखना शुरू हो जाता है। अन्यथा अग्नि का वर्धन हो नहीं पाया, आपने औषधि खिला दी और उस व्यक्ति को और लेने के देने पड़ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक जो है गुणों पर। गुरु मंद हिमस्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु इस तरह सूक्ष्म विशदा विंशति सब पर्याय, या 20 प्रकार के जो हैं, इनको जस्ट अपोजिट यदि आप करते जाए, जैसे गुरु के अपोजिट क्या होता है लघु, मंद के अपोजिट क्या होता है चल या तीक्ष्ण, हिम के अपोजिट क्या होता है उष्ण, स्निग्ध के अपोजिट रूक्ष, सुलक्षण के अपोजिट खर, और सांद्र के अपोजिट क्या होता है द्रव। तो इस प्रकार से आपके ये जो हुए मृदु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म विशद, ये 10 जो गुण हैं जस्ट इनके अपोजिट गुण होते हैं। इन दोनों को मिलाकर के 20 गुरुवादी गुण हमें प्राप्त होते हैं। उन गुरुवादी गुण के ऊपर पूरे शरीर की चिकित्सा निर्भर करती है। कैसे करती है, आपको मैंने पढ़ाया था जब दोषों को मैं पढ़ा रहा था कि प्रत्येक दोष गुणों का समूह है। तत्त रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म स्लो अनिल, तो तत्त रूक्ष खर अनिल सूक्ष्म लघु चल, ये क्या है, बात के गुण है, और ये गुण जिसमें नहीं होंगे वो बात दोष नहीं है। जैसे पित्तम सासने तीक्ष्ण उष्टम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये पित्त के गुण थे। तो इस प्रकार से इन गुणों के समूह से दोषों का निर्माण होता है। तो हमें अगर यदि दोषों के गुण मालूम है और हमें गुणवादी गुण मालूम है और इनका अध्ययन करके हमने ये पता कर लिया है कि किस औषधि, किस एकल द्रव्य में, एकल औषधि में कौन कौन से गुण विराजमान हैं, हम उस एकल औषधि का चयन करके और एक औषधि से भी ठीक कर सकते हैं, या एक औषधि के अंदर वो सारे गुण नहीं है तो 2 या 2 से अधिक औषधियों का कॉम्बिनेशन करके एक योग तैयार करके उस रोगी को देंगे, तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ डेफिनेटली मिलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक आता है उसमें बोलते हैं कि क्या है रोग, क्या है आरोग्य। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष शाम्यम आरोग्यता करके हमारे यहाँ पर पॉइंट बोला है आचार्य भागवत जी ने। अर्थात दोषों में विषमता, वात पित्त कफ का जो नॉर्मल साम्यावस्था का लेवल है उससे लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए तो हम उसको रोग कहेंगे। यानी रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष शाम्यम आरोग्यता, यानी रोग का विषमता आना, रोगों में बढ़ोतरी या रोगों में कमी आना, दोषों में बढ़ोतरी या दोषों में कमी आना, दोषों का विषम अवस्था में होना, नॉट बैलेंस्ड अवस्था में होना, किसी भी रोग के उत्पादन के लिए पर्याप्त है या उत्पादन करता है। और इन्हीं दोषों को यदि हम साम्य अवस्था में ला करके स्थापित कर दें तो वो आरोग्य का सूचक होता है, स्वास्थ्य का सूचक होता है। अब यहाँ पर आगे रोगों का और वर्णन करते हुए कहते हैं कि रोग भी कितने प्रकार के होते हैं, हमने इसे तो पढ़ लिया कि कैसे रोग होता है, कैसे ठीक होता है।
तो आचार्य बोलते हैं, आचार्य बाग बोलते हैं, रोग दो प्रकार के होते हैं, निज एक आगंतुक। तो निज रोग वो होता है जो दोष शरीर के अंदर हैं, वो अंदर ही किसी कारण से बाहर से कोई हमने निदान लिया, जैसे मुंह से कुछ भी खाना शुरू किया, कुछ भी किया, उससे वो दोष कुपित होने लगे, फिर जाकर के रोग की प्रकोपित अवस्था हमें दिखी, तब हमें समझ में आया कि रोग हो गया। और आगंतुक का अर्थ होता है कि पहले आया, मुझे कुछ चोट लगी है, यहाँ पे कट्स मुझे कुछ हुए, वो कट हुआ, पहले वुंड बना, देन उसके बाद बात पित्त कफ वहां पे भड़कना स्टार्ट हुए, तब हमें वहां से अन्य दोष की, अन्य रोग की प्राप्ति हुई। तो आगंतुक में पहले बाहर से कोई कारण आएगा, चोट लगेगा, एक्सीडेंट लगेगा, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो जाकर के अंदर दोषों को प्रभावित करेगा। मतलब पहले से आपको वेदना शुरू हो जाएगी, दोष बाद में कार्य करेंगे। और निज में क्या होगा, दोष पहले कार्य करेंगे, वेदना बाद में आपको पता चलेगी रोग के रूप में। रोगों का अधिष्ठान हमारे यहाँ बोला गया है, जैसे कई आचार्य में बोला, तद्दुख संयोगा व्याधि उच्यते, ऐसे इसको व्याधि बोलते हैं, है ना। यहाँ पर बोलते हैं तेषाम काय मनोभेदादि अधिष्ठान अपि द्विधा, कि हमारे रोग का अधिष्ठान, भाई आपको दुख, जैसे मैंने एक श्लोक बोला, तद दुख संयोग व्याधि उच्यते, ये शिशु जी ने बोला है कि जिस चीज से आपको दुख प्राप्त होता है उसको हम व्याधि बोलते हैं, यानी जो चीज आपको दुख देती है उसको व्याधि बोलते हैं, उसको रोग बोलते हैं। अब आप ये सोचिए कि आपको जो दुख दे रहा है, दुख कितने स्तर पे आपकी बॉडी में होता है, फिजिकली, मेंटली, या तो इस शरीर में खराबी होगी या इस दिमाग में खराबी होगी, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, एडीएचडी, हाइपर डिस्पेंसर डिसऑर्डर, ये जितने भी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जितने भी ये डिसऑर्डर है, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, इसमें क्या होता है कि मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती हैं। और कई साइजोफ्रेनिया हुआ, कई इस प्रकार के रोग, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन डिसऑर्डर है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि दुख हमारे, वो कहते हैं ना, दिल को भी दुख होता है, दिल को भी दुख होता है, दिल मतलब मन को, हमारे मन को दुख होता है, हमारे तन को दुख होता है। तो शरीर और मन, ये दो अधिष्ठान है हमारे शरीर में रोगों के। इसलिए तो WHO ने भी बोल दिया स्वास्थ्य की परिभाषा में कि भाई यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, आपके आसपास का वातावरण स्वस्थ है, आपके आसपास के लोग स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, और उसी वातावरण में यदि आप रह रहे हैं, तो आपको कंप्लीटली स्वास्थ्य प्राप्त हो गया है, ऐसा मान लीजिए, आप स्वस्थ हैं। अब इसके बाद मन को दूषित करने वाले दोष बताए, शरीर को तो करने वाले हमने देख लिए, बात पे तो कब, मन को दूषित करने वाले रज और तम, जो हम सभी जानते हैं। मन का प्रकाशत्व गुण किसमें होता है, सत्व गुण में होता है। अब रोग ज्ञान के उपाय बताए, रोग ज्ञान के उपाय कैसे थे भाई, डायग्नोसिस कैसे करते थे, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, सबसे आपको पहले पेशेंट को देखना है। आपके क्लिनिक में पेशेंट आता है, क्लिनिक में पेशेंट आया, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसका चल कैसे रहा है, उसका गेट क्या है, उसकी पोस्चर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, ये सारी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। चेहरा कहीं पीला तो नहीं पड़ा हुआ है, चेहरा बहुत ज्यादा काला तो नहीं पड़ा हुआ है, हाँ, झुक करके आ रहा है, कमर पे हाथ रख करके आ रहा है, घुटने पे हाथ रख करके आ रहा है, लंगड़ाते हुए आ रहा है, उसका गेट, उसका पोस्चर क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो किस प्रकार से अपनी साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, घर घर आ रहा है क्या, छींक रहा है, खांस रहा है, ये सारी चीजें आपको उसकी ऑब्जर्व करनी, एक एक पॉइंट उसका ऑब्जर्व करना है। तब आपने सही दर्शन परीक्षा की। फिर यदि कमी पड़ जाए तो उसको लिटाओ एग्जामिनेशन टेबल पे, फिर से उसका दर्शन कर लो। टंग टेस्टर डालने से जीभ के अंदर का पोर्शन देखिए, माउथ के अंदर को देखिए, सारी बॉडी का एग्जामिनेशन करिए, कान का भी करिए, मुख का भी करिए, हर चीज का आपको एग्जामिनेशन करके चलना है। फिर आते हैं स्पर्शन, स्पर्शन का मतलब नाड़ी भी देखना होता है, परकसन भी होता है, ऐसे आप पालपेट करें उसके पेट को, एब्डोमेन को, जहां पे जो दिक्कत है उस जगह पे। तो स्पर्शन और प्रश्न, प्रश्न में उससे क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रश्न में आपको उसको क्वेश्चन करने हैं
कि कब से हुआ, कैसे हुआ, क्या इंटेंसिटी है, कितना दर्द है, क्या खाने से बढ़ जाता है, क्या ना खाने से बढ़ता है, आप किस चीज को खाने के शौकीन है, आपका मोशन कैसा था। इस प्रकार के क्वेश्चंस करके आप उसको लिखिए। उसको लिखने के बाद उसमें से दोष ढूंढिए। उन दोषों को ढूंढने के बाद उन दोषों के गुण लिखिए। उन गुणों को लिखने के बाद उन गुणों के विपरीत औषधि को लिख करके आप उस पेशेंट को देंगे तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट प्राप्त होने हैं। शर्त यह है कि रोगी जो आप परहेज बताए, जो पथ्य पथ्य का पालन बताएं, उसका सेवन करना चाहिए। अब इसके बाद और डिटेल में भी रोग को जानने के उपायों के बारे में बताया, जो मैंने एक वीडियो डाला है अपने इसी चैनल पर, आयुर्मानव अकेडमी पर मैंने डाला है, आप देखना। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि व्याधि को पता करने के, रोग को पता करने के लिए निदान, उपशय, संप्राप्ति, पूर्व रूप निदान, निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, इस प्रकार से 5 स्टेप होते हैं जिसको निदान पंचक बोलते हैं। तो इनका जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो हमें सारी जानकारियां पता चलती हैं कि किस स्टेप पर रोग है, क्या खाने से रोग हुआ था। इसके पूर्व रूप नजर आ रहे हैं तो पूर्व रूप की स्टेज पर है, रूप नजर आ गए तो रूप की स्टेज पर आ गया, और संप्राप्ति हमें पता चल गई कि भाई इसको कैसे कैसे ये रोग की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार षड्विध क्रिया काल होते, षड्विध क्रिया काल की सहायता से भी आप रोग का पता कर सकते हैं। आप आयुर्मानव अकेडमी पर जाकर के देखिए, कई आपके बहुत जो बोलते हैं लाभ के वीडियो उस पर डले हुए हैं। टोटल वहाँ क्लिनिकल और आयुर्वेद के अलावा कुछ भी वहां पर नहीं मिलेगा आपको, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सीखना है वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद जो आता है काल, देश, जलवायु को हम चर्चा करते हैं। तो काल कैसा मौसम है, देश किस प्रकार का है, आप रहते कहाँ है, मरुस्थलीय है, अनूप है कि जंगल है, किस प्रकार का है। या देश को इतना डिफिकल्टी न सुनिए, अपने साउथ में तमिलनाडु के रहने वाला है कोई व्यक्ति, और यहाँ दिल्ली का रहने वाला है, और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आप बताइए तीनों के क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या चेंजेस नहीं होंगे? तीनों क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग नहीं हो सकते क्या? और जब वो अलग अलग होंगे तो उनको होने वाले रोग, उनके होने वाली इम्यूनिटी पावर उनकी बॉडी की अलग अलग होगी नहीं क्या? आप देखिए कोविड के समय पर शहर का व्यक्ति, टायर फर्स्ट सिटी का व्यक्ति टायर 3 सिटी के व्यक्ति से ज्यादा जल्दी ऊपर परलोक सुधार रहा था। क्यों? क्योंकि टायर फर्स्ट सिटी में बॉडी को इस प्रकार से ढाल दिया था कि हमें शरीर से कुछ काम नहीं कराना, सब कुछ टेक्नोलॉजी के सहारे चलेंगे। जब ये बॉडी इस वातावरण के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी लंबे समय तक तो फिर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन टायर 3 सिटी में क्या है, अपना काम खुद करना है, झाड़ू भी खुद लगा रहे हैं साहब, खेतों पे जा रहे हैं साहब, खाना खा रहे हैं साहब, अपने हाथों से खाना पका रहे हैं, सब्जी खरीदने खुद जा रहे हैं, ना कि जियो मार्ट या अन्य किसी से कर रहे हैं। ये काम जो करते हैं तो ये भले ही देखने में छोटे कार्य हैं, लेकिन इन कार्यों की वजह से आप एनवायरमेंट, नेचर के समीप जाते हैं। टायर 3 सिटी में प्रदूषण भी कम होता है। तो बोलते हैं ना काल, देश, जलवायु, जलवायु भी वहां की अच्छी होती है। और टायर फर्स्ट सिटी में अभी पलारी जलना स्टार्ट हो जाएंगी या शायद हो गई होंगी दिल्ली में, तब आप देखना कि कितना प्रकार का प्रदूषण वहाँ टायर फर्स्ट सिटी में होता है। लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने तो मास्क कोरोना में लगाना सीखा, दिल्ली वालों ने तो बहुत पहले से ही मास्क लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां की वायु इतनी दूषित हो जाती है कि उनको बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। तो हमें रोगी की काल, देश, जलवायु का भी डायग्नोसिस में ख्याल रखना है, उसको भी लिखेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही उसका औषधि चयन होगा। आपको प्रकृति भी पता चल जाएगी, इनकी जन्मजात प्रकृति क्या रही है, तो उस हिसाब से भी आप औषधि का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो विशेष कुछ नहीं है, और उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वैद्य के, हाँ, इसके बाद आते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद, जिसमें वैद्य, दक्ष, तीर्थ शास्त्रार्थ, दृष्ट, कर्मा, सूची, विशिका, जिसमें बोलते हैं कि वैद्य वो होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उसने सारे कर्म अपनी आंखों से होते हुए देखने चाहिए, वो मन का शुद्ध होना चाहिए, और कर्म करने के लिए हमेशा
तत्पर होना चाहिए, दैट इज वैद्य के गुण हैं, ये वैद्यास क्वालिटी। फिर उसके बाद आता है औषधि। औषधि में बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम, अर्थात उस औषधि से, उस औषध द्रव्य के कई कल्प हम बना सकें। बहुकल्पम बहुगुणम, उसके अंदर कई प्रकार के गुण हो, एक गुण ना हो, एक ही रोग को समाप्त करने का गुण ना हो, 50 गुण हो। इस प्रकार की औषधि को हम जब सिद्ध करते हैं तो हमें उस सिद्धि पर चिकित्सा लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, परिचारक के गुण। तो परिचारक में बोला गया अनुरक्ता सुचिर दक्षो, अनुरक्षा सुचिर दक्षो बुद्धिमाना परिचार का मतलब इसका क्या कहने का है, अनुरक्त माने रोगी से प्रेम करने वाला, शुचि यानी पवित्र, मन का पवित्र हो, दक्ष यानी हर कार्य को करने में निपुण हो, बुद्धिमान हो कि यदि हमने डॉक्टर ने पेशेंट अगर कंडीशन में नहीं है समझने सोचने की, तब हमने यदि अटेंडर को यानी उपचारक बोलते हैं, परिचारक बोलते हैं, उपस्थाता बोलते हैं इसको, या अटेंडर बोल दीजिए इसको, उसको हमने बताया भाई मेडिसिन का डोज ये है, इतने टाइम खिलाना है, तो उसको ये याद होना चाहिए। अगर उसको रोगी से प्रेम नहीं होगा, अनुरक्त नहीं होगा वो, तो वो टाइम टू टाइम नहीं खिलाएगा, हो सकता है उसे गोली की जगह कुछ और खिला दे। ईमानदार नहीं होगा तो समय पर नहीं खिलाएगा। तो ये चीजें गुण उसके अंदर होने चाहिए। यदि ये गुण होते हैं, उसका ख्याल रखने वाला कोई अच्छा होता है, तो भाई वो ठीक हो सकता है। उसके बाद हमारे रोगी के गुण आते हैं, बहुत ही अच्छे गुण हैं रोगी के, कि भाई रोगी कैसा होना चाहिए जब स्वस्थ होगा। आड्यो रोगी, आड्यो रोगी विषग वश्यो ज्ञापक सत्वानोपी, यानी आड्य से अर्थ क्या है, धनवान होना चाहिए। विषग वश्यो, वैद्य के वश में होना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए, परहेज क्या करना है, पथ्य पथ का पालन क्या करना है, कैसे औषधि खानी है, क्यों ये रोग हुआ, इस चीज को माइंड में रख लो ताकि आप फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो। इन सिद्धांतों को मानने वाला होना चाहिए। ज्ञापक, ज्ञानी भी होना चाहिए भाई, कि भाई वो अपने रोग को बता सके, एक्सप्लेन कर सके। ज्ञापक का मतलब इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वो अपने रोग को बता सके वैद्य को। सत्ववान अपनी, सत्ववान मतलब सत्य उसके अंदर होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे स्वस्थ होना है, डॉक्टर साहब अगर बोल रहे हैं तो बात सही है, वो बिल्कुल ठीक करके मानेंगे। इस प्रकार का आचरण जब होता है और ये चारों चीजें जब एक साथ अपने अपने गुणों से परिपूर्ण होती हैं, तो रोग, किसी भी प्रकार के रोग हों, वो समाप्त हो जाते हैं और सफलता प्राप्त हमें होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे शरीर में होने वाले रोग, साध्य असाध्य वाले। उनका वीडियो भी उस पर डला हुआ है, जिसको मैं डिटेल में समझा चुका हूं पहले हमारे चैनल पर, जिसका नाम है आयुर्मानव अकेडमी। जिसका मैं वीडियो की लिंक आपको शेयर भी की होंगी कई, उस लिंक को खोल के आप चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को एक बार देखिएगा। आपको व्याधि का भी मिलेगा, आपको साध्य साध्यता का भी मिलेगा, आपको डिटेल में मिलेंगे, तो और आपको समझने में आसानी होगी। आपके पास एक डेटा परमानेंटली लाइफ टाइम पड़ा रहेगा। अब इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है दिनचर्या, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ने और समझने के बाद से ही आप, मैं कह रहा हूँ 50% डॉक्टर बन जाएंगे। रोगी को केवल दिनचर्या सुधारने से ही आप पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे। आप लोगों के डाइट चार्ट, डेली लाइफ स्टाइल रूटीन चार्ट भी बना करके ऑनलाइन पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चूकिएगा नहीं, उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मेरा फेवरेट चैप्टर है, फर्स्ट ईयर से ही फेवरेट था, जब अष्टांग हृदय में पढ़ रहे थे तब से लेके आज तक मैं इसको पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ और स्वास्थ्य का संपूर्ण लाभ ले रहा हूँ। तो फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।